हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इन अ स्केलर प्रोडक्ट, और इसके एग्जांपल्स हम लेंगे कुछ एनसीईआरटी से। सो जस्ट लेट अस लुक एट द एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। लुक एट दिस एग्जांपल. It says that find the angle between two forces given to you, F is equal to 3 I cap 4 J cap minus K cap, and displacement के भी आपको coordinates दिए हैं. You have to find out the angle between both of them and also find the projection of F on D. So let us see how we are going to do this. तो इसको क्वेश्चन को हम अपनी स्क्रीन पे ले लेते हैं. सो वी हैव फोर्स का वेक्टर, यानी अब आपको मालूम है कि इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. वी नो दैट ये दोनों क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड. तो हम सबसे पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लें. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, दोनों सभी कंपोनेंट्स को आप स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करोगे. सो यू हैव 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी √50. हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, एफ वैक्टर डॉट एफ वैक्टर विल बी इक्वल टू एफ का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग. सिमिलरली हम डी वैक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. आप देख रहे हो सारी वैल्यूज सिमिलर हैं. सो इसका भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 50. सो डी विल बी इक्वल टू √50. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट डी. अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो इट इज़ 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप. इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे विथ 5 आई कैप 4 जे कैप एंड 3 के कैप एज एन डिस्प्लेसमेंट. तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 5 15 प्लस 4 4 16 माइनस 3 5 15. तो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, you get 16. Now substitute both the values in your main formula. F vector dot D vector will give you FD cos theta. So F dot D की वैल्यू आपके पास आई 16 और F into D की वैल्यू हो जाएगी √50 cos theta. So cos theta will be equal to 16 divided by 50, and we can say that theta is equal to cos inverse 16 by 50. So this is the answer for the question. Next part इस question में हमारे पास है, we have to find out the projection of F on D. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर आप कहते हो projection of F vector on D vector, इसका मतलब है, मान लीजिए अपने पास ये D vector है एक, और ये रहा मेरे पास F वेक्टर. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इस F वेक्टर का प्रोजेक्शन D वेक्टर पे क्या होगा. सो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हम F वेक्टर का एक कंपोनेंट निकालेंगे जो D वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए. सो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो इट इज़ द F cos थीटा दैट विल प्रोजेक्ट ऑन D. सो F cos थीटा इज द प्रोजेक्शन of F vector on D vector. Similarly अगर हमें कहा जाए D vector की प्रोजेक्शन बताइए तो हम क्या लिखेंगे, ये रहा D vector, ये आपके पास रहा F vector. D vector का कंपोनेंट लेना है आपको along F, तो it will become D cos theta. So D cos theta will become the projection of D on F. That's how. So अगर हमें F का प्रोजेक्शन ऑन D लेना है तो आपको सीधा सीधा F cos थीटा की वैल्यू देनी है, वेयर F इज द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी √50 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू क्या है 16/50, राइट.
So that will be the component of F on the projection of F on D. आइए अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. सो यू हैव दिस क्वेश्चन which says consider a drop of mass 1 gram falling from the height 1 kilometer. So this is your example number 5.2 which says एक आपके पास वाटर का ड्रॉप है, इट इज़ फॉलिंग अंडर फ्री फॉल है क्योंकि इसका मास आपको दिया है 1 ग्राम. यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द एसआई यूनिट. तो इट विल बिकम 10⁻³ kg. इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, दैट इज़ 1000 मीटर. ही सेज इट इज़ फॉलिंग, सो इसके इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी? 0. इट सेज इट हिट्स द ग्राउंड विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है. वी नो दैट डाउनवर्ड मूवमेंट है तो जी इज़ गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड. तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस रेन ड्रॉप का, तो क्या है, इसके पास एक ही फोर्स एक्ट कर रही है इस समय, दैट इज़ mg. ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास उसने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी इस कंडीशन के अंदर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इंटू जी. तो टोटल मास कितना हो गया मेरे पास? 10⁻³ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू है आपके पास 10, राइट. तो दिस इज व्हाट फोर्स. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1000 मीटर. तो यहाँ 10⁻³ कर दें. सो यू गेट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट इज 10 जूल. करेक्ट. तो ये है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब उसने पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव पावर. तो यहाँ अप्लाई हम करेंगे वी थ्योरम. वी थ्योरम क्या कहती है? वी थ्योरम सेज दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. और यहाँ कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी. पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था और अब ऑब्जेक्ट जो है वो जब द ग्राउंड व्हेन इट इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड तो उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. सो ज़रा देखते हैं इसके पास एनर्जी कितनी बची होगी. तो हमने लिखा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हमने डिफरेंस देखना है. सो 1/2 इंटू m इंटू वी का स्क्वायर इज 2500. u की वैल्यू है 0, कैंसिल हो गया. सो यू गेट 1250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ (3). सो 1250 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.25 जूल. यानी ये रेन ड्रॉप जब ज़मीन पे गिरा तो उसके पास एनर्जी कितनी थी? 1.25 जूल. लेकिन वर्क डन बाय अर्थ कितना था? 10 जूल. तो इसका मतलब कुछ तो एनर्जी है जो हमारी वी हैव लॉस्ट. और कहाँ लूज हुई है वो एनर्जी? दैट हैज़ बिन लॉस्ट टू दी फ्रिक्शन. तो यही बात आपको क्वेश्चन में भी पूछी गई है दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स. कौन से रेजिस्टिव फोर्स हमें नहीं पता, बट हाँ कुछ तो फोर्स गई है, वर्क डन गया है, जो एनर्जी थी वो लूज हुई है टू फ्रिक्शन. तो वो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी हो जाएगी? सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस, क्योंकि उसने तो इतना काम किया था, माइनस द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यू कैन से चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. चेंज एनर्जी कितना है? 1.25. अर्थ ने कितना काम किया था? वर्क डन बाय अर्थ वॉज 10. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना रह जाएगा? 10 माइनस 1.25. सो ये जो चेंज है ये आपके पास आता है 8.75. एंड रिमेंबर दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो नॉट ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. सो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? माइनस 8.75 जूल. दैट्स द आंसर. Now let us look at another example from the NCERT. So you have a cyclist is comes to a skidding stop, यानी stop हो गया तो उसकी final velocity 0 हो जाएगी. This is what displacement. During this process the force on the cycle due to the road, force on a cycle by road is equal to 200 न्यूटन.
ये जो फोर्स होगी उसने कहा स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स होनी चाहिए, फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ये थी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में। दिस इज माई एक्स विच इज़ 10 मीटर्स एंड दिस इज द फोर्स विच इज़ -200 न्यूटन। तो देखा जाए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज। सो ही सेज एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन होगा। पूछा गया है हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल। तो ये फोर्स किसकी थी, बाय रोड ऑन साइकिल, बाय रोड ऑन साइकिल। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। दिस इज -200 इंटू वर्क डन कितना है आपके पास x। यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस लगा लिया, अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय दिस इनटू x। तो मैग्नीट्यूड खाली कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम क्या लिखते हैं fx cos थीटा, और fx cos थीटा में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। सो वी कैन से दैट 200 इंटू 10 इंटू cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, सो इट बिकम -2000 जूल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, -1। सो आपके पास आ जाता है कि अर्थ ने या रोड ने साइकिल पे कितना काम किया है, -200 जूल। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट पार्ट में इसके कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। तो हम दिमाग में ये लगाते हैं दैट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन द रोड बाय द साइकिल। इसका मतलब ये फोर्स कितनी होनी चाहिए, 200 जूल। लेकिन वर्क डन क्या कहता है, वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वर्क डन क्या था, फोर्स ऑन द रोड बाय साइकिल इनटू इट्स डिस्प्लेसमेंट। पर क्या यहाँ पर रोड की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रोड की डिस्प्लेसमेंट 0 है, रोड का डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सो वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0 बिकॉज देयर इज नो displacement. Let's look at the next problem. Next problem में he says that in a ballistic demonstration a police officer fires a bullet of mass 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को यहीं पर हम कन्वर्ट कर लेंगे इन kgs विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, u की। ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर्स, तो थिकनेस को भी हम यहीं पर कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखिए जब हम 2.00 सेंटीमीटर्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दैट द वैल्यू कैन चेंज फ्रॉम दिस प्लेस, यानी आपके पास यूनिट प्लेस ये है तो आपकी जो प्रिसीजन है दैट इज़ आपके पास वैल्यू 0.1 से लेके 0.99 तक जाएगी, उसके बाद ही वैल्यू आपकी चेंज होगी। सो यू हैव 1 in 100 इज़ माई एक्यूरेसी। तो हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, जिससे भी आपने स्केल से इसकी थिकनेस मेजर की है। सो ही सेज द बुलेट emerges only with 10% initial kinetic energy. So final kinetic energy of the object is 10% of initial kinetic energy. Can I just say that change in kinetic energy is 90%? क्योंकि आपके पास क्या हुआ है, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस करेंगे बिकॉज इनिशियल एनर्जी वाज मोर एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट नेगेटिव। तो हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे। अगर इनिशियल 100 है तो फाइनल कितनी बची है, सिर्फ 10%, तो चेंज कितना हो जाएगा, 90 का, राइट। सो आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 90/100 और 0.90। एनीवे अब हम देख लेते हैं इसके पास इनिशियल एनर्जी है कितनी, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट इज़ द इमर्जेंट स्पीड। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाए, फाइनल एनर्जी मिल जाए तो स्पीड भी निकल जाएगी। सो वी कैन से, अब यहाँ वर्क डन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, उसने बोला कुछ एनर्जी बची है, तो हम यहाँ डायरेक्टली वी थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, this is equal to 1/2 into mass, that is
10 raised to power minus 3 into 50. This is the mass of the bullet, and initial velocity is 200 meter per second. So it will become 4 into 10 raised to power 4. This is my energy. इसको यहाँ कैंसिल करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा 100 into 10 raised to power 1, that is 1000 जूल इज माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मेरे पास, इसका 10%. सो 10 upon 100 of my initial kinetic energy is equal to what? Only 10 joules. Correct? Look, 100 joule, not 10 joule. Wow, 100 joules. So आपके पास 1/2 mv square final will give you 100. यहाँ से तो simple mathematics है, we can easily calculate. V square will be equal to 200 divided by 50 into 10 raised to power minus 3, which can also be written as, यहाँ से ये cancel, ये get 4. So it is 4 into 10 raised to power 3 meter per second. कि velocity is equal to under root 4000, which comes out to be 63.2 meter per second, and that's the answer. So let's look at the another example, that is about the variable force, variable work done by the variable force. Work done by variable force. Okay. A woman pushes a trunk on a railway platform which has rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, फोर्स अप्लाइड 100 न्यूटन. Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन. यानी उसके बाद उसकी फोर्स लीनियरली यानी ग्रेजुअली डिक्रीज करती है एंड बिकम्स इक्वल टू 50 न्यूटन. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. तो अगर x1 10 है तो x2 भी 10 होगा. उसने कहा टोटल कितना है, दोनों को ऐड किया एंड इट बिकम्स इक्वल टू 20 मीटर. नाउ ही सेज दैट प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. आपको बताना है कि वुमेन ने कितनी फोर्स अप्लाई की है एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. कैलकुलेट द वर्क डन ऑल्सो बाय द फोर्सेस ओवर 20 मीटर. तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना ड्रॉ कर लेते हैं. दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एंड फोर्स इन न्यूटन, राइट. उसने कहा है कि उसने कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई की है 100 न्यूटन की. तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 100 न्यूटन रखूँ तो उसने बोला है कि कॉन्स्टेंटली शी इज अप्लाइंग दिस फोर्स टिल द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, राइट. एंड देन he says that she progressively gets tired and her applied force reduces linearly. तो लीनियरली डिक्रीज कर रही है. कहाँ तक डिक्रीज की, उसने बोला जब ये फोर्स कितनी हो गई 50 न्यूटन. तो हम ये वैल्यू को देख रहे हैं, दिस बिकम्स 50 न्यूटन. और ये डिस्टेंस कितना बताया उसने आपको, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 10 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 20 मीटर. प्लॉट ग्राफ हो गया. उसने बोला है प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमने कर दिया, विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है आपको जो दी है, that is 50 Newton. Now he says calculate the work done by the two forces over 20 meter. So अगर मुझे applied force की वजह से work done बताना है तो I have to take the area under this graph. इसका area निकालने का तरीका वही जो बचपन से पढ़ते आए हैं, area under the graph, trigonometric. आप इसमें geometrical structure बना लो. This value is 10 and this value is 50. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, sorry not 50, this is 100. This is 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1000 जूल. सो इस का एरिया हो गया आपके पास 1000 जूल. इसका कितना हो जाएगा, जस्ट अप्लाई द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज 1/2 सम ऑफ द ऑपोजिट पैरेलल साइड्स. तो दिस इज 100 एंड दिस इज 50. सो इट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 10. सो यू गेट
5 15 75 तो 750 जूल्स हो गया. सो टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज 1000 प्लस 750 दैट इज 1750 जूल्स. अब आपसे पूछा गया है बताइए फ्रिक्शनल फोर्स के साथ आपका टोटल वर्क डन क्या होगा. अब फ्रिक्शन तो यहाँ भी लग रही थी, इसको अगर हम लेबल करें तो वी कैन पुट इट एज O A B C D एंड E. तो फ्रिक्शनल फोर्स तो A से लेके B तक भी लग रही है और B से E भी लग रही है, सारे डिस्टेंस में लग रही है. तो इस क्यों लग रही है? क्योंकि आपने बोला कि उसने लगातार फोर्स अप्लाई कर रही है. अगर वो स्मूथ सरफेस पे होती, वहाँ फ्रिक्शन ना होती, तो उसको लगातार फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी. क्योंकि उसने फोर्स लगातार अप्लाई किए तभी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली 10 मीटर तक मूव करके आया. उसके बाद जब थकने लगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करती चली और कितनी बच गई? 50, क्योंकि यही वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 50 न्यूटन, इसलिए ऑब्जेक्ट रुक गया. तो अब टोटल कितना हो गया वर्क डन, यानी पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20. फ्रिक्शनल फोर्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 50 न्यूटन. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50 multiplied by 20, that is equal to 1000 joule. And obviously we know that work done by friction is always negative, so we can say that the work done by friction is minus 1000 joule. तो इसका ग्राफ अगर हम मुझे बनाना हो तो I will make the graph in the negative x axis. तो ये देखो यहाँ बनाओगे आप ये आंसर. Work done by frictional force is this one, minus 1000 joules, right? So let's look at the last example for today. That is, we have mass of the block is 1 kg. It is moving on the horizontal surface with the initial speed of 2 meter per second. So आपके पास initial velocity दी है 2 meter per second and उसका mass दिया है 1 kg. Enters a rough patch from 0.10 to 2.01 मीटर. तो x इनिशियल दी है आपको 0.10 एंड x फाइनल आपको दे दिया 2.01 मीटर. ही सेज अ रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आपके पास है फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x. फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x. कहाँ से कहाँ तक? माइनस 0.1 से 2.01, इसके बीच में ही ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, राइट? उसने पूछा है अगर k की वैल्यू आपके पास 0.5 जूल हो जाए तो बताइए उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो यू हैव टू फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड आपको बताना है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो इस रफ पैच को क्रॉस करके आएगी. तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चल रहा था कुछ वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी, और जब ये ऑब्जेक्ट इस रफ पैच से निकला तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो हमें बतानी है. ये डिस्टेंस उसने आपको दे दिया है, कहता है इसकी वैल्यू 0.10 से शुरू होके 0. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल बी दी फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन फोर्स इज चेंजिंग. तो हमें पता है अगर छोटा सा वर्क डन, इंस्टेंटेनियस वर्क डन लूँ तो ही फोर्स कांस्टेंट होगा, वी नो दैट. और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो dx सच दैट यहाँ फोर्स क्या हो जाए? कांस्टेंट. सच दैट फोर्स यहाँ क्या हो जाए? कांस्टेंट. हमने वेरिएबल वर्क एनर्जी में, वर्क डन में हमने ये ग्राफ किया था कि अगर वेरिएबल हो तो छोटा सा एक हिस्सा काट लो, ऐसा डिस्टेंस जिसके अंदर ये फोर्स कैसी हो जाए? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए. हमने वही चीज़ यहाँ अप्लाई की है. सो ये फोर्स थी मेरे पास और यहाँ था डिस्टेंस, तो हमने छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क डन. ना फोर्स की वैल्यू क्या दी है? माइनस के एक्स डॉट डी एक्स. माइनस के एक्स को हम बाहर रखें अगर और 1/x डॉट डी एक्स कर दूँ तो मेरे लिए अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लिमिट्स हैं वर्क डन 0 से वर्क डन तक, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ? x इनिशियल से x फाइनल तक. तो आपको क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन कर डालनी है. सो इंटीग्रेशन का रूल क्या है यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, वी नो दैट कभी भी डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, सो हमें इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा. x की पावर -1 डॉट डी एक्स, और हमें पता है कि जब ये वैल्यू n इक्वल टू -1 हो जाती है तो क्या लग जाता है? वी कैन नॉट राइट दिस एज x की पावर -1 +1
डिवाइडेड बाय -1 + 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 विच विल बी नॉट डिफाइंड, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx इज गिवन एज नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, माइनस के नेचुरल लॉग टू द बेस e, नेचुरल लॉग को आप ln भी लिखते हो और हम log टू द बेस e भी लिख देते हैं। log टू द बेस e ऑफ x कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी, माइनस के log x में पहले वैल्यू पुट करो x फाइनल की, दैट इज log टू द बेस e, x फाइनल इज 2.01 माइनस log टू द बेस e, अब वैल्यू पुट करो आप इनिशियल की, दैट इज log टू द बेस e ऑफ 0. कितनी वैल्यू थी, 0.10, ठीक। सो माइनस के log टू द बेस e, क्या हम इसे ऐसे लिख लें, 2.01 डिवाइडेड बाय 0.10, ये दोनों डेसिमल्स कट जाएंगे। सो इट ऑल्सो सेज दैट log नेचुरल log ऑफ 1, तो हम क्या लिख लें, माइनस के log टू द बेस e 20.1 माइनस 0, log टू द बेस e ऑफ 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के, इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे हम किस में, log टू द बेस 10 में, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.303 से एंड यू गेट दिस वैल्यू। सो माइनस इसको 1/2, दिस इज 2.303 into log to the base 10 of 20 is written as 1.3222। हमें सारी वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 1.1515। हम इसकी वैल्यू 1.1515 इज मल्टीप्लाइड बाय 1.3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज नेगेटिव। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 जूल। और हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, so this comes out to be minus 1/2 into 2.303 multiplied by 1.32, this comes out to be 1.1515 और इनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है -1.5 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 m u का स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 जूल्स। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 2 minus 1.5, दिस कम्स आउट टू बी 0.5 जूल्स। और ये जो चेंज आया है ये हम क्या कह रहे हैं कि जो वर्क डन फ्रिक्शन ने किया उसमें से उसको माइनस किया हमने किसमें से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। सो इस चेंज की बजाय हम इसको अगर ये कही यही हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ 1/2 m फाइनली वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 विच कम्स आउट टू बी 1। सो वी कैन से दैट the final velocity of this object will be equal to 1 meter per second, and that's the answer.